हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। हमारे आज के शो के मेहमान पाकिस्तान सिविल सर्विसेज से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान में इनकी फ़लाही खिदमात के हवाले से बहुत नाम है। बहुत सालों से ये पाकिस्तान में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। 29 सितंबर 2021 को इन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इन्हें हाल ही में वफाकी टैक्स मोहतसिब मुकर्रर किया है। हम बात कर रहे हैं जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब की। उनके ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अपने दिन का आगाज़ हम उनके काम की जगह से करेंगे। देखेंगे वो अपना दिन किस तरह से गुजारते हैं और किस तरह के इंसान हैं। आइए मेरे साथ। डॉक्टर आसिफ महमूद जा दफ्तर में काम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं, जिसमें दफ्तर का तमाम स्टाफ भी शरीक होता है। सर, आपने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से फारिगुल तहसील होने के बाद सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया। एक गैर मामूली सी बात है, क्या वजह थी? वजह कोई नहीं थी कि कोई ख़ास वजह तो नहीं थी। असल में बात यह है कि मेरा शुरू से ही, जब से मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में गया, तो मेरे जहन में एक बात थी। मैं गरीब मरीज़ों को देखता था, तो मेरे जहन में एक पैशन था, एक जज्बा था कि मैंने मेडिकल प्रोफेशन को कोई कमाई का ज़रिया या कमर्शियल ज़रिया नहीं बनाना। उस वक्त समझ नहीं आती थी। तो हॉस्टलों में रहते ही अल्लाह ने सिविल सर्विसेज हो गई, कस्टम ग्रुप में आ गए। तो मगर मैंने अपना नाता मरीज़ों के साथ बरकरार रखा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सिविल सर्विस के बाद कंप्लीट करके, मैं कस्टम की नौकरी कंप्लीट करके अभी फेडरल वफाकी टैक्स मोहतसिब लगा हूँ। तो यहाँ भी माशाल्लाह वो सिलसिला मरीज़ों के साथ जो राब्ता है वो जारी है। मैंने जब वफाकी टैक्स मोहतसिब का हल्फ लिया, तो सबसे पहला मैंने काम जो किया था, शाम के वक्त 4:30 बजे हल्फ हुआ। 29 सितंबर 2021 को मेरा हल्फ हुआ प्रेसिडेंट साहब ने, और मैं 5 बजे फारिग होकर फिर अपने ऑफ़िस आया। मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने जो काम किया कि मेलोडी फूड पार्क है इस्लामाबाद में, वहाँ बहुत सारे मज़दूर रहते हैं, तो उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती है कि वहाँ हम जाते हैं, उनमें खाना तकसीम करते हैं, वहाँ मेडिकल कैंप लगाते हैं, उनका इलाज भी मैं करता हूँ। तो मैंने वफाकी टैक्स मोहतसिब, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आइनी पोस्ट है कि इसमें मतलब है आपको इख्तियारात भी अल्लाह ने बहुत दिए, तो वो मैंने हल्फ उठाने के बाद वहाँ मेलोडी फूड पार्क में जाके उन मरीज़ों में, मज़दूरों में पहले खाना तकसीम किया, और खाना तकसीम करने के बाद उनका मरीज़ों का 50-60 मरीज़ों का चेकअप किया। तो ये जो नाता पहले दिन से मेडिकल कॉलेज में आने के बाद जो मरीज़ों से, वो आज तक कायम है। इस ओहदे में आए हुए, वफाकी टैक्स मोहतसिब का ओहदा संभाले हुए मुझे तकरीबन 4 माह का अरसा होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक सोशल वर्क की किस्म है कि जो सोशल वर्क सारी ज़िंदगी में करता रहा हूँ। तो वो मरीज़ों को फ़ायदा पहुँचाना, लोगों को, मुसीबत में फंसे लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ये जो वफाकी टैक्स मोहतसिब का महकमा है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था सन 2000 में। इसका बुनियादी मकसद ये था कि टैक्स पेयर्स की जो मुश्किलात हैं, उनको टैक्स देते हुए जो मुश्किलात आती हैं, जो उन्हें तंग किया जाता है, अननेसेसरी नोटिस दिए जाते हैं, उनको उनसे ज़्यादा टैक्स ले लिया जाता है, उनसे रिश्वत ली जाती है, और जो महकमाना बद इंतज़ामी है उसको रोकने के लिए ये जो वफाकी टैक्स मोहतसिब का इदारा बनाया गया। और इसमें गुज़श्ता 20 साल से इसमें ऐसे लोग वफाकी टैक्स मोहतसिब रहे जिनका टैक्स से दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं था। मेयो हॉस्पिटल से सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कस्टम्स, और उसके बाद वफाकी टैक्स मोहतसिब, ये जो पूरा सफ़र है, आप इसको किस तरह से समेटते हैं? सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत का सफ़र है। एक सारा मेयो हॉस्पिटल से खिदमत का जज्बा लिए उठे, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, हाउस जॉब किया, और उसके बाद से अब तक ये खिदमत का और इलाज का जो सफ़र है ये जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी में रहते हुए, कस्टम की नौकरी में रहते हुए
29 ईयर्स लोगों की खिदमत की है, रेवेन्यू जनरेट करने में कोशिश की है कि मैक्सिमम रेवेन्यू हो, जहाँ जहाँ जो ड्यूटी है वो सही अदा लोग करें, और जो टैक्स वेडर्स हैं उनको पकड़ा है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है, उनसे रिकवरी भी की है, करोड़ों अरबों रुपए की रिकवरी करवाई। और फिर अब जो नई जिम्मेदारियां हैं तफवीज़ की गई हैं एज ए वफाकी टैक्स मोहतसब, उसमें भी यही काम है कि टैक्स कंप्लाइंस को, टैक्स कल्चर को बेहतर बनाना है, और एक तरीके से टैक्स पेयर्स जो टैक्स देते हैं जो मुल्की रेवेन्यू में इजाफे का बायस बनते हैं। देखें, एक टैक्स पेयर है जो वो एक्सपोर्टर है, उसका कोई जायज़ रिफ़ंड है तो उसको उसका जायज़ हक दिलाना, ये उसका हक है। और जो नाजायज़ जो ऑफिसर्स करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जो गलत काम करते हैं, जो गलत काम की सपोर्ट करते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है। और हमने वो माशाल्लाह करके दिखाया है। पिछले 3.5 माह में बहुत सारे ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ एक्शन प्रपोज़ किया है, और FBR ने हमारी जो है मतलब ये वफाकी टैक्स मोहतसब का महकमा जो है, ये ऐसा एक कानूनी फोरम है पाकिस्तान का जहाँ फ़ैसले कम से कम मुद्दत में होते हैं। 60 दिन के में जो है ना आपका डिसीजन हो जाता है, और उसके बाद 45 दिनों में उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। 29 सितंबर 2021 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आपको वफाकी टैक्स मोहतसब मुकर्रर किया। एक नया ओहदा है, यकीनी तौर पर जिम्मेदारियां भी नई और मुश्किल कठिन होंगी। कौन से टास्क्स थे जो आपको असाइन किए गए? देखें जी, वफाकी टैक्स, जैसे मैंने पहले बताया, वफाकी टैक्स मोहतसब का जो इदारा कायम किया गया, इसका मतलब ये मकसद ये है कि लोगों को टैक्स पेयर्स की जो मुश्किलात हैं टैक्स अदायगी में, जो उनको अननेसेसरी तंग किया जाता है या उनसे रिश्वत के लिए कहा जाता है, तो उसकी सरकोबी करना, फौरी फ़ैसला करना, बिला तख़ीर इंसाफ देना, तो ये ज़िम्मेदारियाँ हैं बेसिकली। और राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस दफ़ा ऐसे बंदे को मुंतखब किया जिसका टैक्स का बैकग्राउंड हो, जिसको पता है, बीइंग ए टैक्स ऑफिसर मुझे पता है कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और मैल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लोगों को कैसे तंग किया जाता है। तो मैंने अपने बैकग्राउंड का फ़ायदा उठाते हुए, मुश्किल काम है उन्हीं कोलीग्स के साथ जिनके साथ काम किया, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले करना, मगर ये है कि इंसाफ का मद्देनज़र रखते हुए और मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फ़ैसले किए हैं। उसमें बड़े बड़े ग्रेडों के अफसर हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन प्रपोज़ किया है। और इस ओहदे को, वफाकी टैक्स मोहतसब का ओहदा है जो एक कानूनी आइनी पोस्ट है, और इसको सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर्स हासिल हैं। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किसी पे लगा सकते हैं जो गलत काम करेगा, और 6 माह के लिए जेल में भी भिजवाया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि टैक्स पेयर को आसानियाँ पैदा करने वाला ये वफाकी टैक्स मोहतसब का इदारा आसानियाँ पैदा करने वाला इदारा है, और लोगों की मुश्किलात कम करने वाला इदारा है। सन 2000 में वफाकी टैक्स का ये इदारा कायम किया गया जी। आप हालात को उस वक्त से लेकर अब तक किस तरह से देखते हैं, क्या तब्दीली आई है? देखें जी, मैं आपको हकीकत बताऊं कि पिछले 3-4 महीने में तो मुझे महसूस हुआ कि लोगों को इस अदारे का पता ही नहीं है कि एक ऐसा लीगल फोरम मौजूद है जहां उनके मसाइल, यहाँ आप एक सिंपल दरख्वास्त दे के, सिंपल, आपको कोई लंबे चौड़े आपको वकील आ जाए तो अच्छी बात है, अगर वकील के बगैर भी आप आ सकते हैं, वकील के सिंपल दरख्वास्त पे आपका अमल दरामद शुरू हो जाता है और आपका मसला चंद दिनों में हल हो जाता है। लोगों को इस इदारे की नाफादियत का पता था, तो हमने माशाल्लाह, मैंने सारे मुल्क के तूफ़ानी दौरे किए, हर जगह मैं गया हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ट्रेड बॉडी से मैं मिला हूँ, वकला हज़रात से मिला हूँ, और उनको बताया है कि लोगों को बताएं। और अभी कल भी मैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में था, फिर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और गुजरावाला, सियालकोट, सरगोदा। पहले हमारे 7 ऑफिस थे, अब हमने 4 जगहों पे, सरगोदा, सियालकोट, सक्खर और एबटाबाद में हमने नए ऑफिस बनाए हैं। और फिर हमने लोगों को बताने के लिए सारे एयरपोर्ट्स पे फैसिलिटेशन डेस्क कैंप किए हैं, और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफातर हैं वहाँ भी हमने अपने फैसिलिटेशन डेस्क बनाए हैं। जो बॉर्डर स्टेशन है चमन और तोरखम, वहाँ भी फैसिलिटेशन डेस्क बनाए हैं। 16 डेस्क का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि एक इदारा है। हमारी फिर FTO पोर्टल मैंने डेवलप करवाया है, मोबाइल ऐप बनवाई है,
और 4 डिजिट हमारा कोड है, उसके ज़रिए आप 1 क्लिक अवे, वी आर ओनली 1 क्लिक अवे कि आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपनी जो एप्लीकेशन है मोबाइल ऐप के ज़रिए दर्ज करवा सकते हैं और उससे मोबाइल ऐप से आपको स्टेटस भी पता चलता रहेगा और फिर ये है कि जो फ़ैसला हो जाता है उसको हम इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। बतौर वफाकी टैक्स मुहतसिब 1031 जो नंबर हमें मालूम है, इसके करीब या इससे ऊपर आपने शिकायत को हल किया है जी। इसके अलावा आपने क्या इक़दाम किए हैं? देखिए, मुझे अभी 3.5 माह हुए आए हुए, मगर आते ही मैंने जो है ना इस इदारे को वाइब्रेंट और डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए मैंने एक तो लोगों से राब्ते शुरू किए हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रेवेन्यू देने वाले हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं, वकला बॉडीज़ हैं, उन सारों से रब्ता किया है और फिर पेंडिंग जो हमारे पास कंप्लेंट्स थी उसको देखा और उनमें से जैसे 1131 बल्कि फ़ैसले अब हो गए हैं और जिसमें बेसिकली बहुत सारे 90% केसेस में टैक्स पेयर को रिलीफ दिया है और टैक्स पेयर का मसला हल करने की कोशिश की है। और जहाँ कहीं ख़राबी हुई है टैक्स में, उसके ख़िलाफ़ टैक्स ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ भी एक्शन तजवीज़ किया है और उन पे सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस वक्त जो हमारे फ़ैसले, जो मेरे कलम से फ़ैसले जाते हैं, उन पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसर, चाहे इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स हों, चाहे कस्टम के हों, वो अमल दरामद करवाते हैं। और फिर हमने सहूलत डेस्क बनाए हैं हर जगह पे, उनके ज़रिए भी हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है और फिर मैंने हर जगह जाके हम अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं ताकि अवाम उन्नास को पता चले कि एक अदारा है, एक कानूनी फोरम है जहां आके आपको बिला ताख़ीर, बिला मुआवजा और फौरी इंसाफ मिलता है। तो आपकी ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, क्या आप इनको प्रमोट करने के लिए और आवाम तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है कि हमने कल ही अपना यूट्यूब FTO यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है और फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए हमारा जो है डेली पैगाम जा रहे हैं। फिर मीडिया के लिए हमने एक हायर किया है मीडिया कंसल्टेंट, बहुत लाहौर के बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं, से मरगूब साहब, जो बड़े बड़े इदारों में रहे हैं, तो वो हमारे मीडिया कैंपेन को देख रहे हैं और उनको वो हमें जो मतलब है मीडिया से इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं। सोशल मीडिया से हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है और लोगों की कंप्लेंट अब थ्रू सोशल मीडिया भी आना शुरू हो गई हैं कि अमेजिंग के ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए लोग कंप्लेंट। कल ही एक ट्विटर के ज़रिए एक बंदे ने हमारा देखा, एक रिपोर्ट देखी, तो उसने कहा कि वो फ़लाँ कमिश्नर जो है हमें तंग कर रहा है, तो उसको मैंने भेजा, पैगाम दिया और ट्वीट किया कि आप अपने डिटेल्स भेजें, इंशाल्लाह वी विल टेक एक्शन। आप समझते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशंस किए जा रहे हैं उनकी वजह से टैक्स चोरी का जो ये एक पूरा सिलसिला, तो मैं इसको कहूँगी नहीं, ये एक निज़ाम बन चुका है, जी, ये ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म भी होगा और डेटरेंट इफेक्ट है ना जी। अभी मैंने केस का फ़ैसला किया है जिसमें 123 मिलियन का, यानी 12 करोड़ 30 लाख का गलत रिफ़ंड दिया गया है। तो वो हमने केस डिग आउट किया है, उसको हमने किया है। फिर हमने तकरीबन ग्रेड 21 के 3 ऑफिसर्स और एक ग्रेड 19 के ऑफिसर के ख़िलाफ़ हमने प्रपोज़ किया है कि उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। वो बोर्ड उस पर काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने, और उसका बड़ा डेटरेंट इफेक्ट पड़ा है। अब लोग हो गए हैं, केयरफुल हो गए हैं कि जी इस तरह का अगर कोई होगा तो वो पकड़ा जाएगा, तो बचेगा नहीं। कस्टम्स को वक्त से पहले आपने छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले ली जी, आप अपने उस मनसब को मिस करते हैं? देखें, यहाँ भी मिस करने की बात, मैंने 29 ईयर्स गुजारे हैं, वो तो ज़ाहिर है नॉस्टैल्जिया तो होता है, फीलिंग्स तो आती हैं, मगर स्टिल मुझे कोई ज़्यादा इधर आके महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं वही टैक्स मामला से पहले भी डील करता था, अब भी ज़रा एक डिफरेंट एंगल से डील करता हूँ, तो इसलिए मिस तो बंदा करता ही है जहाँ वक्त गुजारा हो। तो बाकी ये है कि यहाँ तो मुझे मुनसफ़ का किरदार अदा करना है, चाहे कोई कोलीग का भी काम होगा जो गलत काम होगा उस पर मैं एक्शन लेता हूँ और ले रहा हूँ और लेता रहूँगा इंशाअल्लाह। क्या फोर्स है जो आपको इस बात पर कायल कर देती है कि आप एक गैर जानिबदाराना फ़ैसला दोस्ती और ताल्लुकात से बालातर होकर लें?
देखें, अल्लाह का खौफ सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह का खौफ और एक जो मुझे अल्लाह ने एक ज़िम्मेदारी दी है उसके साथ इंसाफ करना। तो मैंने जब हल्फ उठाया था तो ये मैंने हल्फ में ये लिखा हुआ था कि मैं गैर जानबदारी से काम करूँगा और मुल्की मफाद की खातिर काम करूँगा, और जो मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं उनको बजा तौर पे जो है उनके साथ इंसाफ करके, और जो टैक्स पेयर्स के जायज़ प्रॉब्लम हैं उनको हल करने की कोशिश करूँगा। तो ये तो मैंने हल्फ ओथ उठाया है, तो जवाबदेह हूँ सदर पाकिस्तान जिन्होंने मुझसे हल्फ लिया था, और फिर अल्लाह के यहाँ भी जवाबदेह हूँ। तो मेरी कोशिश है कि जो मुझे ज़िम्मेदारी सुबह 5 बजे, जैसे आपने आज भी देखा कि 9 बजे सुबह जो है सारे लोग हाज़िर होते हैं, उनके साथ बाद बैठ के हम तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी बात भी होती है और काम का भी पता चल जाता है। तो 9 से लेके 5 बजे तक काम करता हूँ, ख़ुद काम करता हूँ, और सारे फ़ैसले जो चूँकि मेरे कलम से ही जाने होते हैं उनको ख़ुद पढ़ता हूँ, और पढ़ के फिर उन जो भी है आगे फिर उनको हम उस पर पैरा भी देते हैं। ये नहीं कि फ़ैसला हो गया पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो इम्प्लीमेंटेशन भी हम करवाते हैं। वफाकी टैक्स मोहतसिब की कोर्ट में केस सुना और इनको हल करने के अहकामात जारी किए। आपने डॉक्टर साहब की पर्सनालिटी को कैसा पाया है? आपकी उनके साथ वाबस्तगी कब से है, कैसी है? मेरा डॉक्टर साहब के साथ 96 से वास्ता है। वो इसलिए क्योंकि मैं कस्टम क्लियरिंग एजेंट का प्रेसिडेंट था ड्राई पोर्ट का, जब बनाई मैं बानी में हूँ जब ड्राई पोर्ट बनी है। भट्टो साहब ने जब मुझे इफ्ताह किया तो मैं था। उसके बाद मैं ऑल पाकिस्तान क्लियरिंग को रिप्रेजेंट करता रहा। तो डॉक्टर साहब 96 में एसी थे फैसलाबाद में। तो दूसरे जो कलेक्टर थे उनके वो भी बड़े बड़े अच्छे दोस्त थे, मुमताज़ रिजवी साहब, वो बाद में चेयरमैन भी हुए। तो मेरी कोई कंसाइनमेंट आई वहाँ, तो मैं वहाँ चला गया फैसलाबाद। तो मुमताज़ रिजवी साहब को मिला तो उन्होंने एडिशनल को कहा, इसी साहब को कहा कागज़ साहब आया, इनका काम फटाफट करो। तो जब मैं एडिशनल को मिला तो मैं सेटिस्फाई ना हुआ। तो जब मैं डॉक्टर साहब से मिला तो मैं बड़े इम्प्रेस हुआ, बड़े नेक सीरत, नेक सूरत, अच्छे सेलमैन। सबसे एज क्लियरिंग एजेंट, मैं दुकानदारी में भी यही होता है कि पोर्ट चलाने के लिए अच्छा सेलमैन अफसर जो हो, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, उसका रवैया अच्छा हो तो पार्टी कहती है हम इधर से क्लियर कराएंगे, हम कराची से नहीं कराएंगे, हम पिंडी से नहीं कराएंगे। तो डॉक्टर साहब का रवैया इतना अच्छा था कि जब मेरा हैचरी आई, एक हैचरी बहुत बड़ी हैचरी थी, उसके बाद मैं मुमताज़ के मिल के चला कलेक्टर को। तो मुझे पूछने लगा कैसा पाया मेरे अफसरों को। तो एडिशनल कलेक्टर साहब भी खड़े थे वहाँ। मैं कहा जी मुझे तो डॉक्टर साहब बड़े पसंद आए हैं, इन्होंने बड़ी हेल्प की है, मेरा काम बड़ा ईजी हुआ है। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर साहब की शख्सियत को किस तरह बाकी ऑफिसर्स से मुख्तलिफ पाया है? देखें जी, डॉक्टर साहब जो हैं बड़ी हमजाती शख्सियत के मालिक हैं। यानी सिविल सर्विस ज्वाइन करने के बाद आम तौर पे तो ये होता है कि आपके ऊपर सिविल सर्विस का एक अपना जो स्पेशल रंग होता है वो ओवरवेलम कर लेता है आपको। लेकिन इनका जो ह्यूमैनिटी का टच था, इन्होंने डिस्पाइट ज्वाइनिंग सिविल सर्विस उसको लूज़ नहीं किया, और अपने सरकारी फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जो उनका ह्यूमन टच था वो हमेशा ज़िंदा रहा उनके तमाम फ़ैसलों के अंदर। और यही वजह थी कि हमेशा ये रिलीफ प्रोवाइडिंग रहे। यानी जो भी मसाइल इनके पास आए सरकारी फ़राइज़ की अदायगी के सिलसिले में, तो उसमें हमेशा ये लोगों के लिए एक रिलीफ का बायस बने। और इसका सबसे बड़ा हमने मुजाहरा देखा कि जब कोई नेशनल डिज़ास्टर्स आई इस मुल्क के अंदर, ज़ल्ज़लों की कैफियत और कई दफ़ा हुआ इस तरह, और इसी तरह कोई अपना पेंडेमिक्स हुए या
कोई और डिज़ास्टर आया तो उसमें इनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी वो ट्रमेंडस थी। मतलब इन्होंने कभी लिमिटेशंस का ख्याल नहीं किया। जितनी दूर भी इस तरह के मसाइल हुए ये वहाँ पे पहुँचे, चाहे वो नादन एरियाज़ हों, चाहे वो थर का इलाका हो, चाहे वो लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। जो इनकी कंसिस्टेंट रूटीन रही कि शाम के वक्त इन्होंने मुफ्त लोगों को इलाज मुहैया किया, मुफ्त दवाइयाँ मुहैया की, और उनके और भी मसाइल थे तो उनके हल करने में, जैसे कि पीने का साफ़ पानी, और वहाँ थर के अंदर एग्रीकल्चर के हवाले से गरीब लोगों के लिए घरों की कंस्ट्रक्शन में उनकी मदद। बड़ी मल्टीफेरियस पर्सनैलिटी है इनकी। सर, आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक सहाफ़ी होने के नाते आपके क्या ख़यालात हैं डॉक्टर साहब की शख्सियत के हवाले से? देखिए, डॉक्टर साहब जैसे एक इंसान मैंने ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम देखे हैं। अगर हम देखें कि हर इदारे के कोई ना कोई चेहरे होते हैं जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ये इदारे बहुत अच्छा काम करेंगे, तो कस्टम में और अब FTO में डॉक्टर आसिफ जाम साहब एक ऐसा चेहरा है जो मतलब हमें इंसानियत का उसमें एक अक्स नज़र आता है कि ये इदारे जो वाकई इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को कोई तकरीबन 20-25 साल से जानता हूँ, और डॉक्टर साहब ने जब मेडिकल किया तो इन्होंने ये अहद किया कि मैंने मेडिकल से 1 रुपया नहीं कमाना, और इन्होंने अपने तिब के पेशे से 1 पैसा नहीं कमाया। इन्होंने अपने सारी जितनी भी अपना मेडिकल की सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट की हैं, और इसके अलावा इन्होंने अपनी जो ज़ाती घर था इनका अल्लामा इकबाल टाउन में, वो इन्होंने क्लिनिक में कन्वर्ट किया। और पहला क्लिनिक इन्होंने मैडम स्टार्ट किया अपने एक मस्जिद के खाली कमरे से, और उसके बाद ये फैलते फैलते जो है ना, इन्होंने अपना 40 से ज़ायद मसाजिद बना दी। उसके बाद 1200 के करीब इन्होंने कुएँ खोदे और हैंडपम्प बेशुमार लगाए, तो घर और ऐसे इन्होंने फार्म वगैरह बनाए। ग्रीन थर स्कीम एक बड़ी ज़ोरदार चल रही है। तो इंसान की हैसियत से ये मैं कह सकता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत अच्छा चेहरा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के लिए रवाना हुए। सर, अब बहुत सारी किताबों के भी मुसन्निफ़ हैं। अपने काम, अपनी सिविल सर्विस और फलाही खिदमात को अंजाम देने के साथ साथ ये सब कुछ आपने कैसे किया? जी बिल्कुल जी, किताबें मैंने 26 किताबें लिखी हैं, और ये सारी किताबें जो हैं बेसिकली तो मैं डॉक्टर हूँ, कुछ डॉक्टरी पे बुक्स हैं, कुछ फ़लाही खिदमात पे हैं। मेरा शुरू से ही ये रहा है कि एक तो डायरी लिखने का शौक़ था, और फिर जहाँ भी हम फ़लाह के काम के लिए सैलाब ज़दगान की खिदमत के लिए गए हैं, या मैं तुर्की में शाम के मुतासरीन की मदद के लिए गया हूँ, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए काम किया है हमने। तो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ फिर उसकी डेली जो कार्रवाई वो लिख लिया करता था ना, तो वो फिर चूँकि तसलसल था हमारी फ़लाही खिदमात में, तो अगर कहीं ज़ल्ज़ला आया है तो हमने पहले रेस्क्यू के काम में हिस्सा लिया, फिर रिहेबिलिटेशन के काम में हिस्सा लिया, रिलीफ़ के काम में हिस्सा लिया। तो वो तो सारी वो कार्रवाई दिन भर की रिपोर्ट और फिर हफ्तों की रिपोर्ट, महीनों की रिपोर्ट वो बन जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब वो फिर पूरी किताब का रूप धार लेती थी। और फिर बुनियादी तौर पे आपको बताया कि डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी की मेरी जो दवा ग़िज़ा शिफा जो मेडिसिन की किताब है, जो मशहूर किताब है माशाल्लाह, उसकी 50,000 से ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। आपकी एक NGO है जी, कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी के नाम से। जी जी। आपने ये NGO कब कायम की, और किस तरह के फलाही काम हैं जो इस NGO ने अभी तक किए हैं और कर रही है? जी, कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी हमारा फ़लाही इदारा है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी इसको बनाने की। और 1998 में जब मैं फैसलाबाद से लाहौर आया तो इसका क़याम अमल में लाया गया। उसका बुनियादी मकसद तो ये था कि सेहत की सहूलियात कायम करना, कि एक हॉस्पिटल हमने बना लिया। मगर 2005 का जब ज़ल्ज़ला आया तो हमारे काम को माशाल्लाह बहुत नई जोतें मिली कि हमने 2005 के ज़ल्ज़ले में मुज़फ़्फ़राबाद, बालाकोट और मानसेरा और एबटाबाद जो इलाके मुतासर थे वहाँ जाके हमने काम किया। वहाँ हमने कैंप लगाए और लोगों को हमने रेस्क्यू किया, रिलीफ पहुँचाया। 2005 के बाद फिर हमारा काम जो कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी का काम ये बहुत बढ़ गया कि हमने फिर डिज़ास्टर कोई भी मुल्क में हुआ,
5 के ज़लज़ले से लेके अभी मरी में जो लोगों की अमवात हुई वहाँ तक शायद ही कोई ऐसा इस तरह के हादसा या कुदरती आफत हो जिसमें हमने कंट्रीब्यूट ना किया हो। और सारी जगहों पे जाके फिर अल्लाह ने हमें तौफीक दी, बैरून मुल्क जाने की भी तौफीक दी। रोहिंग्या मुसलमानों पे जब आफत आई और वो इस्लाम बांग्लादेश में आके आन बसे तो उनके लिए उनके रिलीफ़ का काम हम शुरू से कर रहे हैं और आज भी जारी है। कोविड-19 का हुआ तो हमने हज़ारों ख़ानदानों को राशन पहुँचाया। हमारे कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी के तहत तकरीबन हमने थर में गुज़श्ता 10 साल से हम काम कर रहे हैं। थर में हमने मीठे पानी के कुएँ बनवाए हैं और माशाल्लाह वो कुएँ जो है हज़ारों लोगों को सैराब कर रहे हैं। और फिर हम काम करते हैं थर में, आपको पता ही है कि 50% हिंदू हैं और 50% मुसलमान हैं, तो हम बगैर रंगो नस्ल और मज़हब की असबियत के बगैर काम करते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम काम करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के 12वें कॉन्वोकेशन में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। आज आपके कॉन्वोकेशन की इतनी खूबसूरत सी सेरेमनी जो हम सब ने यहाँ पर अटेंड की, बहुत दिल खुश हुआ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका इस यूनिवर्सिटी के साथ एक्सपीरियंस कैसा है और कब से है? थैंक यू वेरी मच। मैं इस यूनिवर्सिटी का पहले दिन से हिस्सा हूँ। सो इट्स बिन 24 इयर्स और डिफरेंट पोजीशंस में, और अब पिछले 11 साल से चेयरमैन हूँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एक लार्ज साइज यूनिवर्सिटी है। मोर देन 45,000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी इन 40 डिपार्टमेंट्स। आज हमारा कॉन्वोकेशन था और बहुत मेजर इवेंट था क्योंकि कोविड के दौरान कॉन्वोकेशंस नहीं हुए, तो 2.5-3 साल के बाद ये इवेंट हुआ और तकरीबन 16,000 बच्चों को आज डिग्रीज़ देनी थी। 3 सेशन हैं, ये सेकंड सेशन था। तो सुबह पहले सेशन में गवर्नर साहब आए थे और अब सेकंड सेशन में आसिफ जहाँ साहब आए। मैं आज जानना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब के साथ आपका ताल्लुक़, आपकी वाबस्तगी कब से है, कैसी है? डॉक्टर साहब इज़ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब जी बेशक। डॉक्टर साहब के बच्चे यहाँ मेडिसिन डेंटिस्ट्री में पढ़े, बेटा अभी पढ़ रहा है डेंटिस्ट्री में, आई थिंक 4th ईयर में है, शायद फाइनल ईयर में है। तो बड़े सालों से भतीजे और डॉक्टर साहब के साथ ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब का हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लोगों के साथ ताल्लुक़ है, हमारे साथ है, फैकल्टी मेंबर्स को, डीन्स को, सबको जानते हैं। और जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह तरक्की की, हमने इनको फॉलो किया, पीछा भी किया है आपका। तो ही इज़ पार्ट ऑफ द, आई वुड से ही इज़ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, एंड इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर अस टू इन्वाइट डॉक्टर साहब टुडे, because inviting him is like inviting somebody who already understands this university and who would always be excited and glad about everything positive that happens on this campus. So बड़ी खुशी है हमें डॉक्टर साहब आए। जब फाइनल हो रहा था कि सेकंड सेशन कौन हेड करेगा, डॉक्टर साहब का नाम आया तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया जो, और आपने बड़ी अच्छी तकरीर की, बच्चों ने खूब इंजॉय किया और बड़ी एक्साइटमेंट हुई उससे। So he is part of us, and I would say that the fact that we have known him for long, we have been seeing how he has been progressing. So it's, I think we are very happy. डॉक्टर आसिफ महमूद जहाँ साहब ने चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस रऊफ साहब को अपनी कुतब गिफ्ट की।
कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी अस्पताल के लिए रवाना हुए। डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब ने कस्टम इंस्पेक्टर अशफाक साहब के साथ खाना खाया। डॉक्टर आसिफ महमूद साहब ने मरीजों का मुफ्त चेकअप किया। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में आप मुफ्त क्लिनिक चला रहे हैं, बल्कि क्लिनिक्स चला रहे हैं कहना चाहिए। ये सब कुछ आपने किस तरीके से मुमकिन किया? देखें, मुखैर हज़रात के ताउन से हम सारी सरगर्मियाँ करते हैं, फलाई सरगर्मियाँ, जिसमें क्लिनिक्स भी शामिल हैं, स्कूल भी शामिल हैं, और सारा साल रिलीफ का काम हमारा चलता रहता है। मुखैर हज़रात हमारे साथ ताउन करते हैं, मुल्क में भी और बैरून मुल्क भी हमारी सरगर्मियाँ जारी हैं। जैसे आजकल अफ़गानिस्तान के लोगों का मसला है, तो अफ़गानिस्तान में हमने पिछले 3 माह में करोड़ों रुपए की अशिया भिजवाई हैं। पिछले महीने हमने 11 कंटेनर भिजवाए और 2 महीने पहले हमने 15 कंटेनर भिजवाए थे। अभी वहाँ से रिक्वेस्ट आई थी कि बच्चों का दूध नहीं है छोटे बच्चों के लिए, तो हम दूध के 2 कंटेनर भिजवा रहे हैं अगले 2 हफ्ते में। तो मुखैर ज़ात हमारे साथ जब भी मुल्क में कोई भी प्रॉब्लम होता है ताउन करते हैं, और उनके एहतियात की बदौलत फिर हम रिलीफ गुड्स लेके मुख्तलिफ़ इलाकों में भिजवाते हैं। और हमारी सारी फलाई सरगर्मियाँ, जैसे पूरे मुल्क में हमारे क्लिनिक्स हैं, 2 बड़े हॉस्पिटल लाहौर में जहाँ आप बैठी हुई हैं, और एक बाराको इस्लामाबाद में हमारा हॉस्पिटल है, 2 हमारे पास मोबाइल हॉस्पिटल हैं। तो ये सारे सिलसिले मुखैर ज़रात के ताउन से ही चल रहे हैं। ग्रीन थर के अलावा और भी बहुत सारी फलाही सरगर्मियाँ हैं जो आप और आपकी NGO ये सब लोग मिलकर आपके साथ सरअंजाम दे रहे हैं, उनके बारे में भी हमारे नाज़रीन को देखिए, हमारा रिलीफ का काम, मेडिकल का काम तो हमारा हर साल सारा साल चलता रहता है। हमारे डेली दस्तरखान लाहौर में 2 जगहों पे, इधर लामा इकबाल टाउन में और इधर गुलबर्ग में हमने एक नई जगह ली है, तो वहाँ हमारा वो चल रहा है। इस्लामाबाद में हमारा जो बाराको में सिलसिला चल रहा है, मेलोडी फूड पार्क पे हमारे मुस्तकिल कैंप लगते हैं, और मोबाइल हॉस्पिटल। फिर रिलीफ का काम, विंटर पैकेज, आजकल विंटर पैकेज चल रहा है, हमने रज़ाइयाँ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भिजवाई हैं। अफ़गानिस्तान हमने रज़ाइयाँ भी भिजवाई हैं, 5,000 स्लीपिंग बैग्स तैयार करवा के भिजवाए हैं, क्योंकि वो बेचारे काबुल में ही सुना था कि 8 लाख से ज़्यादा लोग IDPs हुए हुए हैं, वो बेचारे पार्कों में और सड़कों पे रह रहे हैं। तो इस तरीके से रिलीफ एक्टिविटीज़ तो हमारी पूरे साल जारी रहती हैं। सितारा इम्तियाज़, इतना बड़ा एज़ाज़ जो हुकूमत पाकिस्तान ने आपको आपकी फलाही सरगर्मियों और आपकी खिदमत जो इस कौम के लिए, गरीब लोगों के लिए जो आपने और आपके सपोर्टर्स ने सरअंजाम दी हैं, उनके बदले में दिया गया, क्या एहसासात हैं आपके? देखें, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे सितारा इम्तियाज़ दिया, और 2021 में जो है हलाल इम्तियाज़, जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज़ है, और ये फ़लाई खिदमात की वजह से दिया गया। तो मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि काम तो अल्लाह की रज़ा के लिए, लोगों की फ़लाह के लिए करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दफ़ा रिकॉग्नाइज़ किया, और रिकॉग्नाइज़ किए करते हुए ही आगे फिर अल्लाह ने ये भी एजाज़ दिया कि उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे वफाकी टैक्स मुतसब मुकर्रर किया 4 साल के लिए। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर बंदा अच्छा काम करता है तो अल्लाह ताला उसका दुनिया में भी सिला मिलता है, आखिरत में तो मकसद तो यही है कि अल्लाह राज़ी हो जाए और मखलूक इंसानियत की खिदमत हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि गरीबों की खिदमत की वजह से अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है। और अल्लाह से जब भी सितारा इम्तियाज़ मिला और जब लाल इम्तियाज़ मिला, मैंने अल्लाह से यही दुआ की थी कि या अल्लाह मज़ीद इंसानियत की फ़लाह के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, आसानियाँ बांटने के लिए मज़ीद हिम्मत और तौफ़ीक दे। जब माशरे में इस्लाह की जाती है तो हम जहन लोग जो हैं अपने साथ मिलाए जाते हैं, जिनकी सोच आपके साथ मिलती हो, जिनका अंदाज़ फ़िक्र आपके साथ मिलता हो। नई नस्ल जो इस कैमरे के थ्रू भी इस वक्त आपको सुन रही है, यकीनन ज़रूर आपकी बातों से मुतासिर हो रही होगी, लेकिन आप ख़ुद
नई नस्ल को गाइड करने के लिए, इनको मुतासिर करने के लिए, ऐसी फलाही सरगर्मियों में इन्वॉल्व करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं? देखें जी, मैं तो हमेशा नौजवानों को जब भी कभी मौका मिलता, आज भी यूनिवर्सिटी में हम थे तो मैंने लोगों को, बच्चों को यही कहा कि बड़ी खुशी की बात है, आपने डिग्री ले ली है, अब आपने आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है और घबराना नहीं है। तो ये है सिलसिला। लोग हमारे साथ आते हैं, शामिल होते हैं, माशाल्लाह हमारी टीमें मौजूद हैं मुल्क के हर हिस्से में। जहाँ जहाँ किसी को हमारी फ़लाई सरगर्मियों का पता चलता है वो हिस्सा होता है, और जहाँ मुझे बात करने का मौका मिलता है तो मैं यही नौजवानों को पैगाम देता हूँ कि छोटी सी नेकी की भी बहुत बड़ी अहमियत होती है। आप छोटा सा काम शुरू, किसी को आपने रास्ता दिखा दिया, किसी मरीज़ को आपने दवाई लेके दे दी, किसी को हॉस्पिटल का रास्ता बता दिया, किसी ज़ख्मी को आपने सड़क पे देखा, गिरा हुआ देखा, उसे उठा दिया, किसी की मरहम पट्टी कर दी, तो ये भी बहुत बड़ा काम है, नेकी का काम है। एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे में खुशियाँ बांटना, हंस के किसी को मिलना, ये भी एक सदका जारिया है। तो मेरा तो पैगाम यही है कि हमें आसानियाँ बांटने वाला बनना चाहिए।